तो क्रस्टिज्म के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम वापस से बात करने वाले हैं हमारे सस्ते क्वेस्टिज्म के बारे में, जहाँ पर हमने अब तक देखा कि हमारा लौंडा डोंगटे अपने डाइस सिस्टम का अच्छा खासा यूज करके काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसका जग सूना सूना हो गया। जिसके बाद वो अपने आप को और भी ज्यादा निखारने के लिए सिस्टम से काफी सारे क्वेस्ट मांगने लगा, जिसके बाद उसके सिस्टम ने उसे ऐसे ऑकवर्ड समय पर इतने खतरनाक क्वेस्ट दिए जिसे देखकर हमारे लौंडे डोंगटे के पसीने छूट गए। और यहीं पर हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगटे को 3 क्वेस्ट मिले होते हैं, जिसमें से एक होता है उस लड़की की तारीफ करना और दूसरा होता है कि उस लड़की के पूछने पर डेट के लिए हाँ कहना, और फाइनल सबसे तगड़ा वाला क्वेस्ट ये होता है कि इसे उस लड़की की दूध की दुकान को छूना है। और ये सारे क्वेस्ट देखकर डोंगटे के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। और यहाँ पर डोंगटे सोच रहा होता है कि क्या वो ये क्वेस्ट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वो ऐसे क्वेस्ट पर गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड उसको कुछ ज्यादा ही मिल रहा था। और यहाँ पर वो सोचता है कि मैं डेट तो नहीं कर सकता, लेकिन आज तक मैंने ऐसी भयानक चीज भी नहीं की है, और अगर गलती से मैंने ये कर भी लिया तो भाई इस चीज का फायदा क्या, आखिरकार मुझे डाइस तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर जेल में क्या उन डाइस का अचार डालूंगा। लेकिन फिर डोंगटे एक फैसला करता है और अपनी कपकपाती हुई आवाज में उस लड़की को कहता है, हे तुम ना काफी ज्यादा प्रिटी हो। जहाँ पर वो लड़की भी सिगरेट फूंकते हुए बोलती है, क्या तुझे मैं प्रिटी लगती हूँ यार, तू कितना फनी बंदा है। और ऐसा बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर डोंगटे को नोटिफिकेशन आता है कि भाई आखिरकार एक क्वेस्ट तो तूने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि तूने उसे प्रिटी तो बोल ही दिया। और यहाँ पर एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ डाइस भी अपीयर हो जाता है। और यहाँ पर सिस्टम एक्स डोंगटे को सुना रहा होता है कि आखिर तू कितना फट्टू बंदा है साले, क्योंकि अभी तक तूने बाकी बचे हुए 2 क्वेस्ट तो पूरे ही नहीं किए, तो आखिर वो तू कब करेगा। अबे साले सिस्टम बहन के टके, आखिर मैं तुझे किस हिसाब का बच्चा लगता हूँ जो इतनी खौफनाक चीज इसी उम्र में कर देगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि सोच ले भाई सोच ले, क्योंकि इतने सिंपल क्वेस्ट का इतना ज्यादा रिवॉर्ड तुझे बार बार नहीं मिलेगा। और यहाँ पर डोंगटे अपने मन में सोचता है, ये साला सिस्टम, इसे सारी की सारी चीजें पता होती है। जब मैंने इससे क्वेस्ट मांगे थे तब उसने मुझे दिए नहीं, और जब ये जानता था कि मेरे आसपास एक लौंडिया घूम रही है तो मुझे धनाधन क्वेस्ट पकड़ाने लगा। ये साला हर बार नाटक कर रहा होता है, लेकिन असलियत में इस साले की हर बार मेरे पर ही नजर रहती है। और ये सब सोचते हुए वो चलता हुआ जा रहा होता है। और वहीं पर सिस्टम उसे कहता है, अबे चलते हुए कहाँ जा रहा है साले, तुझे क्या ढेर सारे डाइस नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर डोंगटे उसे साफ साफ कह देता है कि ऐसे ठरकी लेवल के क्वेस्ट मेरी औकात से बाहर है। और सिस्टम उसे जवाब देते हुए कहता है कि तू जितने अपने औकात के बाहर वाले क्वेस्ट करता रहेगा तुझे उतने ही डाइस ज्यादा मिलेंगे। याद है ना, तूने ही कहा था कि तुझे ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना है। लेकिन सिस्टम की ये बात सुनकर डोंगटे को अचानक से ख्याल आता है, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसे क्वेस्ट टाइबिन भी कर चुका है। तो सिस्टम उसे कहता है, ओ जानकर खुशी हुई, फाइनली जहांपना इस बारे में जान गए, लेकिन टाइबिन के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तू बहुत धीमा है साले। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पर वो बुली वाला बंदा ब्योंगचुल को बुली कर रहा होता है। और टाइबिन ये सारी चीजें अच्छे से देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक क्लास में डोंगटे की एंट्री होती है और वो टाइबिन को काफी गुस्से से घूर के देखता है। और यहाँ पर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम का वक्त चल रहा है और स्कूल के रूफटॉप पर डोंगटे टाइबिन का इंतजार कर रहा होता है। और उसके वहाँ पर आ जाने के बाद डोंगटे उससे पूछता है, क्या तू सच में युंजू के साथ वो कर रहा है। अबे क्या यार, 2 प्यार करने वाले कुछ साथ में कर भी नहीं सकते क्या। मैंने पूछा क्या तू सच में उससे प्यार करता है या नहीं, क्या ये सब वो क्वेस्ट की वजह से तो नहीं है ना। हाँ मैं सोच ही रहा था कि आखिर तेरे को कब पता चलेगा। हाँ मैं वो सब कर रहा हूँ, तो वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, काइंड है और सबको पसंद भी है। तो डोंगटे तो भूल जाओ उसके बारे में, वो मेरे और उसके बीच का लफड़ा है, तुझे उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो डोंगटे उससे कहता है, अबे साले बहन के घोड़े, मैं तेरी कोई भी बात नहीं मानता। युंजू बेचारी जानती भी नहीं है कि आखिर तू है क्या। तू 1 नंबर का झूठा और धोखेबाज है। देख भाई, मुझे अच्छे से पता है कि तू मुझसे जल रहा है, लेकिन तू कितना भी जल ले तू मेरे बराबर नहीं हो सकता। मैं तेरी तरह होना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं बस एक तुच्छ क्वेस्ट के लिए किसी इंसान से झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये बोलते हुए डोंगटे को याद आ रहा होता है
कि भाई अभी थोड़ी देर पहले तो उसने उस लड़की को प्रीटी बोला था और यहाँ पर टाइबीन उसे कहता है अरे भाई मुझसे नहीं तो खुद से तो सच बोल ले। और टाइबीन की ये बात सुनकर डोंगटे गुस्से से वहाँ से चला जाता है और सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे रास्ते में युंजू भी मिलती है जो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन डोंगटे बिना जवाब दिए वहाँ से भाग लेता है। और ऐसे ही रोड क्रॉसिंग पुल पर भागते हुए वो वहाँ से सीढ़ियाँ उतरता है और उतरते उतरते वहीं से गिर जाता है और यहाँ पर अपनी आंखों में दर्द भरा आंसू लिए आसमान को देखते हुए कहता है मैं बदलूंगा, युंजू को वापस लाने के लिए, उसे बचाने के लिए मैं बदलूंगा। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है कि डोंगटे अपना फाइनल डिसीजन ले चुका है कि वो कुछ भी करके टाइबीन से ज्यादा डाइस को इकट्ठा करेगा। और यहाँ से फिर सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पर रात के 8 बजे होते हैं और हमारा लौंडा डोंगटे उसकी खुद की खाली स्कूल के अंदर छुपते हुए एंट्री मारता है और हम देखते हैं कि वो क्लासरूम में जाकर एक लड़की की स्पोर्ट टी शर्ट को निकाल कर देख रहा होता है और बोलता है आखिर 12 नंबर की लड़की की टी शर्ट तो यही लगती है, साला ये डाइस पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन मुझे कुछ भी करके टाइबीन को तो पीछे ही छोड़ना है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे उस टी शर्ट के साथ कुछ गलत काम नहीं बल्कि उसको वॉशिंग मशीन में अच्छे से धो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसे इस बात का क्वेस्ट मिला है और वही सारे क्वेस्ट पूरे करने के लिए वो यहाँ पर आया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाकर कुछ बुक्स के अंदर काफी सारी चीजों को पॉइंट आउट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका वो दूसरा क्वेस्ट है जिसमें उसको लाइब्रेरी में रखी हुई डिटेक्टिव बुक्स के अंदर सारे सस्पेक्ट्स को डिटेल के साथ पॉइंट आउट करना है। और इसके बाद हम देखते हैं वो किसी बच्चे की बुक भी फाड़ रहा होता है और बोलता है कि भाई माफ कर देना ब्योंगचुल, यानी कि ये ब्योंगचुल की बुक होती है। और फिर हम उसका भी क्वेस्ट देखते हैं जिसमें सिस्टम ने लिखा होता है कि भाई तेरे को क्लास के किसी चिरांड बच्चे की नोटबुक को फाड़ना है। फिर ऐसे ही हमें बहुत सारे क्वेस्ट दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं कि एक लड़की को आंख मारना, क्लास के बच्चों के लंच बॉक्स को शफल करना और भी बहुत कुछ। और ये सब करते हुए हमें बैकग्राउंड में डोंगटे की आवाज आती है कि आखिर साला ये सिस्टम मेरे को इतने जंडू क्वेस्ट क्यों दे रहा है, शायद इसके पीछे इसकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन आखिर कुछ भी करना पड़े, मुझे ज्यादा डाइस पाने के लिए ये सब भी करना होगा। और हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और इतने टाइम के अंदर डोंगटे काफी सारे डाइस को इकट्ठा कर चुका होता है। और सीन शिफ्ट होने के साथ हम देखते हैं कि डोंगटे ने बेसबॉल में होम रन मारा होता है और उस बॉल को लेने जाने का काम सब ब्योंगचुल को सौंप रहे होते हैं। और दूसरी तरफ क्लास की लड़कियां डोंगटे के पीछे दीवानी हो चुकी है और क्लास के लौंडे उससे जल रहे होते हैं कि क्या साला ये स्लीपर पहनकर भागता है अभी भी, आखिर ये साला इतना माचो बंदा कैसे बन गया। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि टाइम बीतने के साथ डोंगटे पढ़ाई में भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और लोग उसको उस तुच्छी नजर से देखना बंद कर चुके हैं क्योंकि अब क्लास में उसकी जगह पर लोग अब परेशान करते हैं ब्योंगचुल को। और अगले ही सीन में हम डोंगटे को देखते हैं जो अपनी मन की आवाज में कहता है सिर्फ इतने कुछ टाइम के अंदर मैं अपनी पुरानी शख्सियत को काफी पीछे छोड़ आया हूँ और अपना ही खुद का एक बेटर वर्जन बन चुका हूँ, और वो भी सिर्फ इन डाइस वाले सिस्टम की वजह से। लेकिन आखिर क्यों ये दोनों मेरी तरफ देखते भी नहीं है, आखिर मेरे इतने इम्प्रूव होने के बावजूद भी मैं उनको नजर क्यों नहीं आता, क्या उन दोनों के बीच वो किस हो चुकी है। वैसे वो दोनों वीकेंड्स पर डेट पर तो जाते ही होंगे या फिर शायद वो दोनों रात तक पढ़ाई भी करते हो। और ऐसा सोचते हुए डोंगटे नल की धार में अपने आप को साफ कर रहा होता है जो अक्सर स्कूल के लड़के अपने आप को फ्लेक्स करने के लिए करते हैं। और उसकी ये हॉट अदाएं देखकर उसके क्लास की लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है कि आखिर इतने कम वक्त के अंदर ये साला इतना कैसे बदल गया। मैंने तो सुना है कि ये किसी लड़की को डेट के लिए पूछ चुका है, क्या ये सच भी हो सकता है? मेरा मतलब है कि किसी ने इसको एक लड़की के साथ तो देखा था। और फिर ये लड़कियां युंजू से भी पूछती है कि आखिर तुम डोंगटे के बारे में क्या सोचती हो। तो युंजू कहती है कि वेल आई डोंट नो, लेकिन उतने में ही एक लड़की बोलती है कि अरे यार उससे क्या मतलब, उसके पास तो ऑलरेडी अपना छावा टाइबिन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर युंजू का ध्यान भी डोंगटे की तरफ होता है, जो बात डोंगटे को नहीं पता होती क्योंकि वो अपने सिस्टम में घुसा हुआ होता है और उसे पूछता है कि आखिर टाइबिन के पास कितने डाइस है। तो सिस्टम उसे कहता है कि ये सारी बातें बताई नहीं जाती और अभी मैं एक बुक पढ़ रहा है तो मेरे को परेशान मत कर। तो डोंगटे कहता है कौन सी बुक? तो सिस्टम मैसेज करके कहता है कि वो बहुत लंबी कहानी है जिसका नाम है बाइबल। तो डोंगटे हंसते हुए कहता है
कि सिस्टम एक्स, तुझे पता है कि उसमें जीसस मर जाता है फिर वापस से जिंदा हो जाता है। तो सिस्टम उसे कहता है, अबे तेरी जात का प्लेयर मारू साले, स्पॉइलर मत दे मेरे को। और ऐसे ही चलते हुए डोंगटे देखता है कि क्लास के वही बकचोद बच्चे जो एक टाइम पर उसे बुली किया करते थे, वो अब ब्योंगचुल को काफी गंदे तरीके से बुली करते हैं। और ये देखकर उसे अपने पुराने वक्त की याद आ जाती है। और यहाँ पर ब्योंगचुल की पिटाई के बीच में अचानक से डोंगटे हीरो की तरह एंट्री मार देता है और कहता है, अबे सालो, उसे छूने की जुर्रत भी मत करना, वो मेरा क्लासमेट है। क्या बोला बे? अभी थोड़े टाइम पहले तेरी भी यही हालत थी, तो साले तू भी अपनी औकात में रह। साले थोड़ा लंबा क्या हो गया तो तेरी सटक चुकी है क्या? लेकिन इतने में ही डोंगटे एक बंदे को एक सस्ते गॉम शॉप जी वाला मुक्का मारता है। और ये मुक्का काफी ज्यादा खतरनाक होता है कि वो बंदा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें ब्योंगचुल भी देख रहा होता है। और यहाँ पर अच्छी खासी फाइट चलती है जहाँ पर डोंगटे अपने सारे अपोनेंट को पेल रहा होता है। और हम इस सस्ते सिस्टम के अंदर देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी की वजह से वो जीत चुका होता है। और उसके बाद वो बोलता है, कमाल है, ये सारी चीजें तो काम कर रही है, यानी कि वो सारे क्वेस्ट करके जो टाइम वेस्ट हुआ था वो सब वसूल हो गया। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा होता है और डोंगटे उसे उसका चश्मा उठाकर देता है और कहता है, खड़े हो जा दोस्त, क्या हालत बना दी है अपनी। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और चैप्टर 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगटे जब ब्योंगचुल को उसके चश्मे दे रहा होता है तब ब्योंगचुल उसके हाथ से उस चश्मों को झटक देता है। हट जा साले, सब तेरी वजह से हुआ है। अरे भाई क्या हो गया, मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था, मेरे को नहीं चाहिए तेरी मदद। ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। तू साले अचानक से इतना अच्छा दिखने लगा और इतना बदल गया और उतना ही जल्दी स्कूल में फेमस भी हो गया और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लोग मुझे परेशान करते हैं। तो डोंगटे उसे कहता है, अरे सॉरी भाई, मेरे को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। चुप हो जा साले, तुम सब के सब ऐसे ही हो, बिल्कुल एक जैसे। और यहाँ पर डोंगटे सोच रहा होता है, अच्छा जब मैं टाइबिन को गुस्से में ऐसा बोल रहा था तो उसे ऐसा फील होता था। और यहाँ पर सिस्टम डोंगटे को कहता है, अबे यार यहाँ से आगे निकल, ये साला कब का रंडी रोना कर रहा है, इसको चुप करा के निकल यहाँ से जल्दी यार। तो डोंगटे कहता है, अरे यार ये सब क्या ही हो रहा है जिंदगी में। हाँ ओए ब्योंगचुल, याद है तूने मुझे एक बार पूछा था कि तू अपने 2 आइडल ब्रोमाइड में से एक फोटोग्राफ मुझे देगा, तो एक काम कर, दोनों मेरे को दे दे और उसके बदले में ये रख। और हम देखते हैं कि डोंगटे अपना एक डाइस ब्योंगचुल की तरफ फेंकता है जिसे ब्योंगचुल कैच कर लेता है और वो डाइस उसके हाथ में ग्लो भी कर रहा होता है। और सिस्टम यहाँ पर डोंगटे को कहता है, अबे साले क्या कर रहा है तू, काफी अच्छा कैच था ब्योंगचुल। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगटे के घर की छत का रात का सीन जहाँ पर वो अपने सिस्टम से बातें कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या ब्योंगचुल अभी तक अपने डाइस को रोल कर चुका है, और अगर ऐसा है तब मुझे और उसको मिलाकर हम टोटल 3 डाइसर बन चुके हैं, तो आखिर दुनिया भर में और कितने डाइसर है। लेकिन सिस्टम एक ही जवाब की लड़ी लगाए हुए था कि काफी ताज्जुब की बात है। और यहाँ पर डोंगटे परेशान होकर उससे पूछता है, अबे साले सिस्टम तू हैंग तो नहीं हो गया ना, या फिर तुझे ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने ब्योंगचुल को डाइस दिया। तो सिस्टम उसे कहता है कि भाई ठंड रख, मेरे को इन सारी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बहुत बिजी सिस्टम है क्योंकि मेरे को सारे डाइजर का डेटा संभालना होता है। और हाँ मैं तेरे को बता देता हूँ कि दुनिया भर में बहुत सारे डाइजर है और वो लोग कौन है, वो सारी चीजें एकदम टॉप सीक्रेट है और वो लोग तो ये भी नहीं चाहते कि मैं उन लोग के सीक्रेट जानूं, लेकिन साला अपोनिस्ट सिस्टम है तो अपन को ही उन सब की आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती है। लेकिन हाँ कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि तेरे जैसे लोग कभी कभार दिक्कत दे देते हैं। यानी कि ये था तेरे सारे सवालों का एक जवाब। अब मैं तेरे को एक सवाल पूछता है कि आखिर तूने ब्योंगचुल को वो डाइस क्यों दिया। जिस पर डोंगटे सोचता है कि आखिर मैंने उसको डाइस क्यों दिया था यार, और लिटरली यहाँ पर उसे वो चीज याद भी नहीं होती कि आखिर उसने ब्योंगचुल को क्या सोचकर वो डाइस दिया। लेकिन फिर डोंगटे कहता है कि मैं खुद ये चाहता था क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अपने क्लास के लड़कों से बुली होना कैसा लगता है। जहाँ पर सिस्टम उसको कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर ब्योंगचुल इन सारी बातों के बारे में लोगों को बता देगा तो डोंगटे कहता है कि नहीं यार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सिस्टम एक्स मुझे एक बात बता कि आखिर तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने किसी को डाइस दे दिया इसलिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि मैं इन सारी फालतू बातों की कभी भी चिंता नहीं करता, उल्टा मेरे को तो यही अच्छा लगता है।
और सिस्टम का ये जवाब पढ़कर डोंगटे भी सोच में पड़ जाता है और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगटे स्कूल में आ चुका है और एक बंदे को पूछता है कि भाई ब्योंगचुल अभी तक आया कि नहीं। और यहाँ पर डोंगटे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आखिर इस पूरी रात के अंदर जब सब लोग सो रहे थे तब ब्योंगचुल ने अपनी कौन सी स्किल को अपग्रेड किया। क्या उसने अपने फेस को बदला होगा या फिर अपनी हाइट को। लेकिन तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और डोंगटे के साथ साथ हम लोग भी देखते हैं कि ब्योंगचुल क्लास में आ चुका है और वो अपनी बॉडी और शक्ल से तो रत्ती भर भी नहीं बदला। और ये देखकर डोंगटे भी सोचता है अबे साला, इसने तो कुछ भी नहीं बदला अभी तक। क्या इसने कोई दूसरी स्किल पे डाइस यूज कर लिए या फिर उसने अभी तक डाइस यूज किया ही नहीं है। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ जाता है और इसी के साथ आज के दिन का उसका बुली समारंभ शुरू होता है, जहाँ पर क्लास के बाकी बच्चे अपनी जगह पर से उठकर ब्योंगचुल को बुली करने के लिए आ चुके होते हैं। और एक बंदा उसकी किताब छीनकर कहता है, ओए ब्योंगचुल, आज तो तेरी इज्जत का तमाशा दिखाने के लिए मैं बाजू के क्लास से लोगों को बुला कर लाया हूँ। तो ब्योंगचुल कहता है, मेरी किताब मुझे वापस दे दो। लेकिन तभी वो बंदा उसकी किताब को नीचे गिरा देता है और उसके सर के सफेद बालों का मजाक उड़ाने लगता है। अरे यार, गलती से ये बुक नीचे गिर गई। अरे ब्योंगचुल, तेरे माथे में तो सफेद बाल है, रुक मैं इसे खींच कर तोड़ देता हूँ। अरे सॉरी, मैंने गलती से तेरे दूसरे वाले बाल भी उखाड़ दिए। और यहाँ पर ऐसा करते हुए वो लोग ब्योंगचुल को काफी ज्यादा बुली कर रहे होते हैं। अरे इस बार ना मैं असली वाला सफेद बाल तोड़ूंगा, देखना। लेकिन वो बंदा वो बाल को तोड़ता उससे पहले ब्योंगचुल गुस्से में बोलता है, मैंने कहा रुक जाओ। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल के लेफ्ट हैंड के एक ही चमेट से वो बंदा उड़ता हुआ सीधा क्लासरूम की दीवार में जाकर लगता है। और ये नजारा देखकर क्लास में सबके गोटे मुंह में आ चुके होते हैं, बस युनजू को छोड़ के। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल की झापट इतनी खतरनाक होती है कि वो बंदा दीवार के जिस हिस्से पर टकराया था उस दीवार पर क्रैक्स आ गए हैं और वो अपने मुंह से झाग छोड़ते हुए बेहोश भी हो चुका है। और क्लास में अफरा तफरी मचते हुए बच्चे बोलते हैं, अबे साले मकी आंख, आखिर ये क्या हो गया? अरे कोई जल्दी टीचर को बुलाओ। अरे नहीं, टीचर को नहीं, एम्बुलेंस को बुलाओ। और हम देखते हैं कि ये नजारा देखकर डोंगटे भी सहम चुका होता है कि ब्योंगचुल अपनी क्रीपी स्माइल के साथ हंस रहा है। शुक्रिया तेरा डोंगटे। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। मतलब भाई साहब, बस एक रात के अंदर ये फुद्दू बंदा इतना पावरफुल कैसे हो गया। और यहाँ पर इतना तो पता चलता है कि डोंगटे ने गलत बंदे के हाथ में सिस्टम दे दिया है जिसकी तबाही की झलक हम अभी देख चुके हैं। कितना कमाल लगता है ये सब, है ना डोंगटे? अब मुझे उन लोगों के तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। डोंगटे, तू सच में मेरा भाई है। और यहाँ पर ये बोलते हुए ब्योंगचुल डोंगटे की साइड से निकल जाता है और ये सारी चीजें युनजू ने देखने के साथ साथ सुन भी ली होती है। और यहाँ पर डोंगटे ब्योंगचुल को रोकने की कोशिश करता है और क्लास के बाकी बच्चे उस बेहोश हुए लौंडे युनजो को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी उस बंदे का एक दोस्त ब्योंगचुल को कहता है, अबे साले मादर, क्या तेरे दिमाग की चक्री घूम चुकी है क्या? आखिर तू किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तेरा क्लासमेट है, क्या तू उसे अपना दोस्त नहीं मानता? क्या बोला बे? दोस्त? वो भी मेरा दोस्त? ये साला मुझे बात बात पे मारता था और यही मुझे गंदे पानी में गिराकर मुझ पर हंसता था, और तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? मतलब यहाँ पर ब्योंगचुल डाइस से मिली ताकत के नशे में पूरा साइकोपैथ बन चुका है। और इससे पहले कि यहाँ पर वो और तमाशा करता, इससे पहले बीच में डोंगटे आ जाता है। रुक जा भाई ब्योंगचुल, शांत हो जा यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख। और यहाँ पर बीच में डोंगटे काफी ज्यादा स्पीड में आया होता है और उसकी ये स्पीड देखकर यहाँ पर ब्योंगचुल भी चौंक जाता है। आखिर क्यों तू इन लोगों को बचा रहा है डोंगटे? देख, मैं सिर्फ एक ही बार कहूँगा, बीच में से हट जा। अरे भाई शांत हो जा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। मुझे लगता था कि तू मेरा भाई है, तू ही मुझे समझता है, लेकिन देख यार, उसकी बत्ती पहले ही गुल हो चुकी है। क्या तेरे लिए इतना काफी नहीं है दोस्त? इससे पहले कि हालात और भी बुरे हो जाए, सबका भला इसी में है कि तू यहाँ पर रुक जाए। क्या क्या बोला? क्या तू मुझे डरा रहा है क्योंकि तू मुझसे थोड़ा ज्यादा तेज है? तो क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है डोंगटे? तो आजा, आज देख ही लेते हैं कि ताकत और रफ्तार में आखिर कौन जीतता है। अरे नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मेरे को नहीं लड़ना तेरे से, तू बस शांत हो जा। अगर तू लड़ना नहीं चाहता तो साइड हट जा,
लेकिन इतने में ही यहाँ पर ब्योंगचुल के पीछे से टाइबिन की एंट्री होती है और वो कहता है, कैसा होगा कि तुम दोनों यहाँ पर रुक जाओ, क्या तुम दोनों यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा करना चाहते हो क्या? और यहाँ पर हम इस सस्ते सिस्टम के तीनों प्लेयर्स को एक साथ स्टैंड डाउन में देखते हैं और ऐसा माहौल बन चुका होता है कि अभी यहाँ पर फाइट होगी, लेकिन तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। बच्चों, आखिर क्या हुआ है क्लास में? सर, यूनजो बेहोश हो चुका है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्योंगचुल के उस लेफ्ट हैंड के अंदर उसे काफी ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रही होती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है और वो तुरंत ही क्लास में से बाहर भाग जाता है। अरे ब्योंगचुल भाई, कहाँ जा रहा है? अबे साले, आखिर तू अब कहाँ जा रहा है? मुझे बता, क्या तूने ही ब्योंगचुल को वो डाइस दिया है? आखिर तूने क्या सोच के किया बहन के टके? मैंने उसे ऐसी खतरनाक चीजों के लिए डाइस नहीं दिया था। वो सच में अभी काफी ज्यादा नर्वस है, उसने अनजाने में ही ये सब किया होगा। क्या बोला बे? क्या तेरे बाप की डाइस की दुकान है? बड़ा आया चोरी करे हुए डाइस की चैरिटी करने वाला। क्या ऐसा करके तू अपने आप को बहुत ज्यादा महान बनाना चाहता है? अबे तेरी जात का छावा मारू, तू भी इसी तरीके से डाइजर बना है। अब मेरा मुंह मत खुलवा। और ऐसा कहकर टाइबिन की बोलती बंद करके डोंगटे वहाँ से ब्योंगचुल के पीछे चला जाता है और उसको ढूंढते हुए एक खाली क्लासरूम तक पहुँचता है। फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया। भाई, आखिर क्या हो रहा है तेरे साथ? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? डोंगटे, अबे तेरे हाथ के साथ ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। अबे नहीं, मुझे बता, क्या एक ही दिन के अंदर तूने इतने सारे डाइस रोल कर डाले कि तुझे इतनी सारी ताकत मिल गई? क्या तूने पूरी रात सिर्फ यही किया है? नहीं डोंगटे, मैं बस इतने ही डाइस कवर कर पाया। सिर्फ इतने से डाइस से तुझे इतनी ज्यादा ताकत मिल गई? अबे डोंगटे, मतलब तू सच में डाइस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यानी कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से तूने सारे डाइस को अपनी थूत पे यूज कर लिया। तुझे पता है, मैं उस दिन काफी ज्यादा सरप्राइज था और एक बार को मुझे ऐसा लगा कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जब से मैंने उस डाइस को रोल किया तब जाकर मुझे पता चला कि ये कोई नॉर्मल डाइस नहीं, ये तो मैजिकल डाइस है। क्या तुझे ये बात कमाल की नहीं लगती? ये कुदरत के सारे नियमों को बदल सकता है और साइंस के नजरिए से ये बात बिल्कुल सच है। और इसी वजह से मैंने ये सारे डाइस कलेक्ट करते हुए कुछ चीजों को टेस्ट किया और उस दौरान सिस्टम एक्स ने मुझे एक चीज बताई कि इस डाइस की मदद से थियोरेटिकली हम अपने शरीर में इस किसी भी स्किल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल आता है कि आखिर किस लिमिट तक? क्या हम इंसानी लिमिट्स को क्रॉस करके उससे आगे निकल सकते हैं? यानी कि एक बार सोच कर देखो कि अगर हम अपनी ह्यूमन एंड्योरेंस को इस डाइस से मिलने वाले पावर्स की मदद से काफी ज्यादा इनहेंस कर दे, तो तुम एक बंदूक की गोली को भी डिफ्लेक्ट कर सकते हो। यानी कि अगर तुम अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाते हो और अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हो, तो तुम जितना ऊंचा चाहो उतना ऊंचा कूद भी सकते हो। तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन सकते हो कि तुम अपने दोनों हाथों से एक चलती हुई गाड़ी को भी रोक सकते हो। भाई, क्या ये सब जो तू बोल रहा है, क्या वो तू कर सकता है? अरे डोंगटे, मैंने अपने ऊपर ना एक चीज का टेस्ट किया था जिसमें मैंने अपनी ताकत को नापा था इस ग्रिप टेस्टर की मदद से, और जब मैंने डाइस यूज करने के बाद इसे वापस से टेस्ट किया तो मुझे रिजल्ट काफी टेढ़ा मिला। यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम जितना ही अपनी एक स्किल पर फोकस करते हो, वो स्किल डाइस की मदद से उतना ही बढ़ती है। और यहाँ पर ब्योंगचुल ये सारी चीजें डोंगटे को एग्जाम्पल देकर समझा रहा होता है कि जैसे कि तूने डाइस रोल करके उसकी सारी पावर्स को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, तो वो सारी पावर्स तेरी पूरी बॉडी में फैल जाएगी। यानी कि तेरे बॉडी के हर एक हिस्से में बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन में पावर डिवाइड होगी। लेकिन अगर तूने उस ताकत को सिर्फ अपनी दोनों बाजुओं में यूज किया, तो वो पावर तेरे दोनों हाथों में ही डिवाइड होगी 50-50% में। लेकिन अगर तूने उस डाइस की पावर्स को अपने सिर्फ एक ही हाथ पर यूज कर लिया, तो तुझे उस हाथ में मिलेगी बेशुमार ताकत। यानी कि तू ऐसा कह सकता है कि तेरा पूरा हाथ एम्पलीफाई हो चुका है, और इसी वजह से तू मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का फर्क देख ही सकता है। देख, मेरे लेफ्ट वाला हैंड कितना ज्यादा ताकतवर और मजबूत बन चुका है। लेकिन भाई यार, ये तेरी बॉडी के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। हाँ, ये थोड़ा अनबैलेंस लगता है, लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लगा। मैं इस डाइस की मदद से अपनी जितनी स्किल को जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा, उतने ही बड़े बदलाव मेरे शरीर में होंगे। लेकिन ब्योंगचुल, तू ये जानना नहीं चाहता कि तब क्या होगा जब मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल जाऊंगा? ब्रो, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना यार?
आखिर तू क्या बकता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्योंगचुल रुकने का नाम नहीं लेता और उसे एक और नया आइडिया आता है। देख डोंगटे, मेरा दिमाग अब खुल चुका है, मेरे पास एक न्यू आइडिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइबिन उन दोनों की सारी बातें बाहर खड़ा हुआ सुन रहा होता है कि अगर तुम किसी स्किल को लिमिट से भी परे ले जाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें वो असीम ताकतें मिलेगी जिसकी एक नॉर्मल इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैरानॉर्मल एबिलिटीज और टेलीकाइनेसिस भी। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और यहाँ पर ब्योंगचुल डोंगटे को बताता है कि इस डाइस से हमें साइकिक पावर्स भी मिल सकती है। और ये सुनकर चौंकते हुए डोंगटे ब्योंगचुल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास वो है? क्या तुम वो कर सकते हो? नहीं, मेरे पास वो अभी नहीं है, अभी तो नहीं, लेकिन मैं ना अभी इस डाइस को रोल करके कुछ ट्राई करता हूँ। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल वहीं पर उस खाली क्लासरूम के अंदर एक डाइस को रोल करता है और सिस्टम से साइकिक पावर्स मांगता है। और यहाँ पर सिस्टम उसे मैसेज कर कहता है कि अभी बिड़ू तूने जिस स्किल की रिक्वेस्ट की है वो स्किल अभी अनलॉक है। जैसे जैसे तेरी बाकी की स्किल आगे बढ़ेगी वैसे तुझे ये पावर्स भी दे दी जाएगी। और यहाँ पर खुश होते हुए ब्योंगचुल डोंगटे से कहता है, देखा, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता, यानी कि ये हो सकता है, बस अभी वो स्किल अनलॉक है। यानी कि अभी हम इसे इस नजरिए से देख सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो पहले चल नहीं पाता लेकिन अपनी उम्र के एक पड़ाव पे आकर वो दौड़ने भी लगता है। और एक टाइम पर अगर उसे साइकिल चलाना भी ना आता हो लेकिन बड़ा होने के बाद वो बाइक भी चला सकता है। लेकिन इन सारी चीजों में टाइम काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इस डाइस की मदद से हम बिना वक्त को बर्बाद किए किसी भी स्किल को बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्किल जो किसी ने पहले यूज भी ना की हो। बस हमें ये फिगर आउट करना है कि आखिर ये सब हम कैसे करेंगे। तो हम इस डाइस की मदद से साइकिक पावर्स को भी गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें स्कूल में एम्बुलेंस भी आते हुए दिखती है जिसकी आवाज डोंगटे ने भी सुन ली होती है। और यहाँ पर ब्योंगचुल डोंगटे से पूछता है कि भाई आखिर तुझे किस तरीके के क्वेस्ट मिले थे सिस्टम की तरफ से। तो डोंगटे याद करते हुए कहता है, बस कुछ किताबों से जुड़े और स्कूल से रिलेटेड। तो ब्योंगचुल बोलता है, क्या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना और इंटरनेट हैक करना, ऐसे कुछ क्वेस्ट? तो डोंगटे उसे कहता है कि नहीं भाई, मेरे को ऐसे क्वेस्ट नहीं मिले। और यहाँ पर हमको अच्छे से पता है कि डोंगटे ने कितने चिंदी लेवल के क्वेस्ट किए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक क्लास की चांपली लड़की आती है और इस खाली क्लासरूम का दरवाजा खोलकर टीचर से कहती है, सर मैंने ब्योंगचुल को ढूंढ लिया। और ब्योंगचुल यहाँ से जाते हुए डोंगटे से कहता है, हर एक अलग डाइजर को अलग अलग क्वेस्ट मिलते हैं, जैसे कि हर एक गेम के अंदर हर एक प्लेयर अपनी एक अलग पोजीशन पर होता है। लेकिन आखिर में वही होने वाला है जो सिस्टम एक्स हमसे करवाना चाहता है। बस हम अगर इस बाधा को पार कर ले तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा बोलते हुए ब्योंगचुल वहाँ से चला जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है शाम की तरफ, जहाँ पर ऑलरेडी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमारा लौंडा डोंगटे चलते चलते अपने घर पे जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिर क्या ही तमाशा हो गया यार आज स्कूल में। मैं तो बस ब्योंगचुल की मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसको डाइस दिया था। लेकिन आज जो हुआ उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने ब्योंगचुल की थोड़ी भी मदद की है। और आखिर ब्योंगचुल के मुंह से इतने खतरनाक शब्द सुनकर युनजू मेरे बारे में क्या ही सोच रही होगी। लेकिन अभी मुझे इन सारी बातों के बारे में सोचना जरूरी नहीं है। एक तो साला यहाँ पर एक एक्सीडेंट की वजह से इतना सारा ट्रैफिक जाम हो गया है और ऊपर से साला वो स्कूल का टीचर विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि आखिर स्कूल के एक बच्चे ने ऐसा कांड कर दिया। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, अपना ब्योंगचुल तो 3 दिन के लिए सस्पेंड ही हो गया है स्कूल से और यहाँ पर भी मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब ठीक कर पाऊँ। यानी कि यहाँ पर हमें अच्छे से पता चल चुका है कि स्कूल में जो कांड हुआ उसकी वजह से ब्योंगचुल को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ पर डोंगटे वापस से उसकी मदद करने के लिए उसे मैसेज करके कहता है कि स्कूल का वर्क और होमवर्क वगैरह मैंने तेरे लिए कलेक्ट कर लिया है, तो वो मेरे पास से ले जाइयो और गलती से भी कोई और खतरनाक चीज मत कर देना। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ब्योंगचुल के घर पे और हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर ब्योंगचुल के मॉम और डैड के बीच में काफी गंदा झगड़ा चल रहा होता है। और इस झगड़े के पीछे की वजह वही होती है कि ब्योंगचुल को आखिर स्कूल में से सस्पेंड किस वजह से किया गया। लेकिन फिर हम देखते हैं ब्योंगचुल को जो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और उसे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या चल रहा है।
और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसके लिए ये दुनिया काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है, जहाँ पर उसके आसपास काफी सारे नॉर्मल लोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो इस डाइस की मदद से इस बोरिंग दुनिया में अपने आप की किस्मत को चमका सकता है। और हम देखते हैं कि उसके पास उसके रूम में 3 पीस डिस्प्ले मॉनिटर होता है और उस पर पता नहीं वो क्या ही कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगटे को, जो बैठा बैठा सोच रहा होता है कि उस साले ब्योंगचुल ने अभी तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया, क्या अभी तक वो साला साइकिक पावर्स के पीछे ही पड़ा होगा क्या। और यहाँ पर डोंगटे अपने मन में इमेजिन करता है एक शो को जो बिल्कुल एक मानवा के सस्ते कपिल शर्मा शो के बराबर होता है, जहाँ का होस्ट कह रहा होता है कि हमारा अगला कंटेस्टेंट साइकिक पावर्स को पजेस करता है और आज वो हमारे सामने स्टेज पर इन पावर्स को दिखाएगा। और हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्योंगचुल होता है, जिसे डोंगटे इमेजिन कर रहा है। जिसके बाद तुरंत ही दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे अपने आप को एक जॉब इंटरव्यू के अंदर इमेजिन करता है, जहाँ का इंटरव्यूअर उसे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास कौन सी स्किल है, तो वो कहता है टेलीकाइनेसिस, और फिर वो अपनी उस पावर को दिखाने लगता है। और ये सारी चीजें डोंगटे प्रेजेंट टाइम में सोचते हुए कहता है कि क्या यार, साइकिक पावर्स तो सिर्फ मांगा या कॉमिक्स में ही अच्छी लगती है, असली दुनिया में क्या ही कोई इनका यूज करता होगा। वैसे अब तक मैंने इस डाइस का यूज करके अपनी जितनी भी स्किल को गेन किया है, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन तभी डोंगटे के फोन का मैसेज रिंगटोन बजता है और उसे ऐसा लगता है कि ब्योंगचुल ने उसे रिप्लाई दिया होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ब्योंगचुल नहीं बल्कि सिस्टम होता है, जो डोंगटे से पूछ रहा होता है कि भाई तूने मेरे को मिस किया कि नहीं। तो डोंगटे उसे कहता है कि साले आजकल ना तेरी आवाज कुछ ज्यादा ही बजने लगी है, लेकिन सिस्टम उसे कहता है कि मेरे को तो ऐसा लगा भाई तेरे को ये सारी चीजें या आवाज अच्छी लगती होगी, क्योंकि तुझे अब स्कूल की काफी सारी लौंडिया पहचानने लगी है और तेरा नंबर लेकर तुझे मैसेज भी करने लगी है। तो डोंगटे यहाँ पर सोच रहा होता है आखिर साला ये क्या ही भौंके जा रहा है। और यहाँ पर सिस्टम आगे उसे कहता है कि भाई आज का स्कूल का दिन काफी ज्यादा भारी रहा, लेकिन तूने जिस तरीके से लड़ाई के बीच में आकर उन सारी चीजों को शांत कर दिया वो काफी ज्यादा कूल मूव था। लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ब्योंगचुल इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वैसे वो बंदा मेरे को तो पहले से ही पागल लग रहा था, लेकिन वो सब छोड़ कि आखिर अब तक लड़कियों ने तेरे को मैसेज में क्या क्या भेजा है, जरा मेरे को भी दिखा, मैं भी वो देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डोंगटे चिढ़ते हुए सिस्टम से कहता है अबे साले सिस्टम फकर, ऐसे किसी के पर्सनल मैसेजेस को देखा नहीं करते। तो सिस्टम उसे कहता है कि तुझे युंजू का भी मैसेज आया है ना, यही उसका नाम है ना। तो डोंगटे गुस्से में सिस्टम से कहता है कि वो उस तरह की लड़की नहीं है जो मैसेज के अंदर मुझे सब कुछ खोल कर दिखा दे। तो यहाँ पर सिस्टम उसे कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मेरे को तो ऐसा लगा कि तू युंजू के बारे में और भी काफी सारी चीजें जानना चाहता है, इसीलिए मैं ये सब बोला। लेकिन तभी डोंगटे को ब्योंगचुल का ख्याल आता है और वो सिस्टम से पूछता है ओए सिस्टम एक्स, आखिर मेरे को बता कि ब्योंगचुल की हालत अभी कैसी होगी। मेरा मतलब है कि जो वो कह रहा था क्या वो सच है, क्या उस तरीके से हम अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम उसको कहता है कि देख भाई, मैं तो सिर्फ एक जनरल मैनेजर है इस पूरे सिस्टम का, तो मेरे को तो अपने इस लफड़े में मत ही घसीटो। बस तुम्हारी जानकारी के लिए मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, इस डाइस और सिस्टम की मदद से तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ये सारी चीज भी एक रूल्स के दायरे के अंदर की जाती है। वैसे मुझ जैसे सिस्टम के लिए तुम और ब्योंगचुल बराबर हो। तूने डाइस की उस पावर्स को अपनी बॉडी के ऊपर हार्नेस किया, लेकिन ब्योंगचुल ने सिर्फ अपने एक हाथ की स्ट्रेंथ पर। और ये सारी चीजों को देखना और परखना और सारे प्लेयर्स को उसी हिसाब से ताकत को प्रोवाइड करना, यही मेरा काम है और मुझे ऐसा ही करने में अच्छा लगता है और वो मैं करता है। और यहाँ पर सिस्टम की ये सारी बातें सुनकर डोंगटे दूसरे वाले सारे डाइजर और टाइबिन के बारे में सोचता है कि आखिर उन लोगों के पास किस किस तरह की पावर्स होगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से देखते हैं ब्योंगचुल को अपने उस रूम में अपने उस पीसी के साथ, जो आने वाले टाइम में किसी की MCBC करने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स में से कोई उसे कहता है कि ब्योंगचुल, तुम्हारे क्लास का कोई लड़का तुमसे मिलने आया है। और ब्योंगचुल सोचता है कि आखिर इतनी रात को कौन ही आया होगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि इतनी घनघोर रात को चंदा मामा के साथ को और कोई नहीं बल्कि टाइबिन ब्योंगचुल से मिलने आया है। और ब्योंगचुल उससे कहता है आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है साले। तो टाइबिन कहता है हाँ, इतना ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, चल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी कोई तमाशा मत खड़ा कर दियो, और मुझे भी फालतू में तेरी तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। चल एक शांत जगह पर चलते हैं और शांति से बात करते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। अब चैप्टर 13 की शुरुआत में हमें एक साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर घोर अंधेरे में बारिश हो रही होती है और इसी बारिश के अंदर एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक बंदा टॉप फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है और वो उदासी से अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बकवास होगी, लेकिन जो मेरे नसीब में पहले से लिखा जा चुका है वो मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता। और हम देखते हैं कि वो बंदा जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान है कि वो यहाँ पर डिसीजन ले चुका है कि वो इस बिल्डिंग के टेरेस पर से टपकने वाला है। मतलब बिल्कुल लुकिज्म के विलन को टपकाने वाली स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर ये बंदा टपकने के लिए तैयारी होता है, लेकिन तभी हमें उसके पास्ट के बारे में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्कूल के काफी सारे बच्चे उसे काफी गंदे तरीके से बुली करते हैं, उससे पीटते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करते हैं। यहाँ तक कि उसकी क्रश ने भी उसे काफी गंदी बात बोल दी होती है और इसी वजह से आज ये इस सिचुएशन पर आ चुका है और अभी टेरेस के बैरिकेड पर खड़ा होते हुए वो बोल रहा होता है, अगर मैं टपक भी गया तो क्या ही हो जाएगा, कम से कम मुझे आजादी तो मिल ही जाएगी इस पापी दुनिया से। मैं वैसे भी यहाँ रहकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, लेकिन चलो एक बार के लिए तो ये अच्छा ही होगा, मुझे बार बार वो दुख दर्द और पीड़ा झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर मुझे जानता ही कौन है उन घटिया लोगों के अलावा। अगर मैं खत्म भी हो गया तो उन लोगों को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या ये मेरा फैसला बिल्कुल सही है? क्या लोग मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ? और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहीं पर बैठ जाता है और वापस से रोते हुए बोलता रहता है, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन तभी वहाँ पर कोई अचानक से आता है और उसे कहता है, अगर तुम ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो कैसा होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। और ये आवाज सुनकर वो रोतड़ू लूजर इतना ज्यादा डर जाता है कि बेचारा वहाँ से खड़ा होते होते खुद ही फिसल जाता है, जिस वजह से वो उस बिल्डिंग पर से सच में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अननोन आवाज वाला बंदा स्पीड में आकर उसे पकड़ लेता है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। आज तुम मर चुके हो और आज ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। और ऐसा कहते हुए वो बंदा उसे एक ही हाथ से ऊपर खींच लेता है और उसे एक चमकता हुआ डाइस देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे बच्चे, आज तू वापस से पैदा हो चुका है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्योंगचुल और टाइबिन एक शांत जगह पर आ चुके हैं। और यहाँ पर ब्योंगचुल टाइबिन से पूछ रहा होता है, आखिर साले तू मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया है और आखिर क्यों तूने मेरा फोन स्विच ऑफ करवा दिया और मुझे खाली हाथ आने के लिए कहा? तो टाइबिन थोड़ा सोचने के बाद उसे जवाब देता है, वेल ये चीज काफी ज्यादा सही है, बिना किसी डाइस के सिस्टम एक्स कुछ भी नहीं देख पाएगा और ये जगह वैसे भी शांत है तो उसे इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर एक चीज को चेक करने आया हूँ। क्या चेक? अबे साले, क्या इतनी फुद्दू चीज के लिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया? हाँ, कुछ चीजें ऐसी चल रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मेरा ये करना तो बनता ही था। लेकिन तू जानता है कि मैं भी एक चीज चेक करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए ब्योंगचुल फुल स्पीड में आकर टाइबिन को एक खतरनाक पंच मारता है, लेकिन टाइबिन उस पंच से बच चुका होता है और वो मुक्का सीधा दीवार पे लगा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल के मुक्के ने लिटरली दीवार को भी फाड़ दिया है। और यहाँ पर पलक झपकते ही टाइबिन भी ब्योंगचुल के ऊपर एक हिलराइज्म किक का अटैक करता है और कहता है, आखिर साले तू ये क्या कर रहा है? और हम देखते हैं कि टाइबिन की किक के इम्पैक्ट से ब्योंगचुल दूर जाकर गिरता है और यहाँ तक कि उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है। और वो बोलता है, मुझे पता था टाइबिन, तू भी एक डाइसर है, क्योंकि डोंगटे में भी वो बदलाव तेरे स्कूल में आने के बाद ही हुआ। यानी कि डोंगटे को वो डाइस तूने ही दिया है। यानी कि इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि ब्योंगचुल कितना ज्यादा क्रेजी बंदा बन चुका है। उसने सिर्फ डोंगटे और टाइबिन के बीच का डाइस का कनेक्शन कंफर्म करने के लिए टाइबिन पर एक खतरनाक अटैक किया और यहाँ तक कि उसका भी एक अटैक झेला। और ये बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं रुका, क्योंकि वो आगे टाइबिन से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तू अपनी स्किल को किस मुकाम तक ले गया है। उस डाइस की मदद से मुझे जानना है। और यहाँ पर हम टाइबिन का सीरियस फेस देखते हैं और यहाँ पर चैप्टर 14 की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्योंगचुल गुस्से में टाइबिन से कह रहा होता है, बता साले, तेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है ना? जैसा कि सिस्टम एक्स ने कहा था कि मुझे वो पावर्स नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी स्किल्स का लेवल अभी काफी कम है, लेकिन तुझ जैसा हायर लेवल का डाइसर वो पहले ही हासिल कर चुका है।
है ना? तो आज मैं तेरे सामने तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं वो तेरी पावर्स नहीं देख लेता। क्या? सुपरनेचुरल पावर्स? अबे तू क्या साले कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता साले। और अगर कोई ऐसी चीज होती भी तो ऐसी सुपरनेचुरल वाली बकचोद पावर मेरे पास यूज करने का कोई रीजन ही नहीं है। वेल, तेरा लेफ्ट वाला आर्म कुछ ज्यादा ही गलत नहीं लग रहा? और ये सुनकर ब्योंगचुल थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, चल देखते हैं कि कौन कौन सी पावर इस्तेमाल करता है। और अगले ही सीन में ब्योंगचुल फुल स्पीड में कूदता हुआ आता है और हमें बस एक जोरदार सी आवाज आती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की तरफ और हम देखते हैं कि डोंगटे अपने घर में बैठा हुआ किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो जिस बारे में सर्च कर रहा है वो है डाइस। और यहाँ पर उसे इंटरनेट पर डाइस से जुड़े अंड बंड गेम्स और वैसी सारी चीजें मिलती है, जिसमें से एक तो भाई लिटरली सांप सीढ़ी होती है और यहाँ पर एक और गेम होता है जहाँ पर डाइस के नंबर्स के आधार पर आपकी आने वाली जिंदगी का सुख दुख डिसाइड किया जाता है। और ये चीज देखकर डोंगटे को अपना एक सपना याद आता है और वो सपना लिटरली वही होता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि ये चीज डोंगटे को भी याद है, लेकिन एक सपने के रूप में। और यहाँ पर वो सोचते हुए कहता है कि क्या ये सिस्टम पूरा भगवान ने बनाया होगा? वैसे सिस्टम एक्स तो कह ही चुका है कि वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन उसने ये कहते हुए ऐसा भी कहा था कि क्या मैं ये सारी चीजें करते हुए ह्यूमंस को सरपास कर सकता हूँ। और यहाँ पर सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने 5 से 6 मुक्के बजा दिए होते हैं टाइबीन के ऊपर, लेकिन टाइबीन अपनी फुल स्पीड के साथ सारे मुक्कों से बच चुका होता है और वो सारे मुक्के कंक्रीट के रोड पर भी दरार बना चुके हैं। और ब्योंगचुल कहता है, आखिर कब तक तू मेरे अटैक्स को डॉज करता रहेगा साले? लेकिन टाइबीन यहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर उबासियां ले रहा होता है, जिससे ब्योंगचुल का दिमाग और भी ज्यादा फिर जाता है और वो वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पलक झपकते ही टाइबीन ब्योंगचुल का वो हाथ पकड़कर उसे साइड कर देता है और घूमकर एक और खतरनाक किक मारता है। और यहाँ पर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगटे का घर और हम देखते हैं डोंगटे की रिसर्च, जहाँ पर उसको एनिमल्स की हड्डियों से बने डाइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो असलियत में भाई किसी काम की नहीं होती। और यहाँ पर से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइबीन की किक से ब्योंगचुल फिकता हुआ दूर जाके गिरता है और टाइबीन उसके पास जाकर फिर उससे कहता है कि कैसा होगा कि अब तो रुक जाए। और यहाँ पर हम अचानक से देखते हैं कि ब्योंगचुल के हाथ में वापस से वाइब्रेशंस होना शुरू हो चुकी है और टाइबीन उससे कहता है कि तुझे यहाँ पर बुलाकर तुझसे बात करने की मेरे पास बस एक ही वजह थी और वो थी कि मैं तुझे वार्निंग देने आया हूँ। अगर तू आगे भी यही बकचोदियां करता रहेगा तो तेरा ये पावरफुल हाथ उस डाइस को रोल करने के लायक भी नहीं बचेगा। और हाँ, ऐसा दिखाना बंद कर कि तू बहुत ज्यादा बड़ी तोप है। और ऐसा कहते हुए टाइबीन वहां से निकल रहा होता है, लेकिन ब्योंगचुल उससे कुछ सवाल करता है, आखिर तू सिस्टम एक्स के बारे में कितना जानता है? क्या तूने उसे पहले कहीं पे देखा है? तो टाइबीन जवाब देता है, ना। और यहाँ पर अपनी क्रीपी स्माइल के साथ ब्योंगचुल हंसता है, मतलब उसके बारे में ज्यादातर कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम सभी लोगों से अलग हूँ। और यहाँ पर से सीन वापस से शिफ्ट होता है दूसरे दिन की सुबह पर और यहाँ पर हमारा लौंडा डोंगटे स्कूल में जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यार इतने दिन हो गए, ना ही मुझे ब्योंगचुल की तरफ से कोई रिप्लाई आया और ना ही युनजू की तरफ से, लेकिन साला मेरे को इन भड़मुंजियों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं जिनका मेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्लासरूम एक शांत जगह बन चुकी है, लेकिन अब ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो है ये दोनों बेंच जिस पर पहले कोई बैठा करता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं बैठता और इस वजह से इन सारे लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यानी कि ये दोनों बेंच जो खाली है उसमें से एक है ब्योंगचुल की और दूसरी जगह है उस बंदे की जिसको ब्योंगचुल ने पीटा था। और यहाँ पर डोंगटे और सोच रहा होता है कि अपने सस्पेंशन के दौरान ब्योंगचुल वापस से कोई कांड ना कर बैठे। और यहाँ पर वो वापस से टाइबीन और युनजू को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की आवाज देकर बुलाती है और डोंगटे के साथ साथ हम भी देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी तारीफ डोंगटे ने एक क्वेस्ट के चक्कर में की थी। और यहाँ पर वो लड़की डोंगटे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम आज मेरे साथ स्कूल के कैफे पर चलोगे? और डोंगटे उसे हाँ कहता है और वो दोनों साथ में निकल लेते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे अपने लिए चीज बर्गर और कोला लेने के लिए पहुंचा है
और ये दोनों चीज अपने खुद के लिए लेने के बाद डोंगटे काफी ज्यादा हैप्पी फील करता है। यहाँ तक कि ये चीज बर्गर खाते हुए डोंगटे की आंखों में से खुशी के आंसू निकलते हैं। और ये खुशी इसी बात की होती है कि अब तक वो दूसरों के लिए खाना लेने के लिए जाता था, कभी खुद नहीं खा पाता था, लेकिन आज फाइनली वो खुद उतना मैच्योर बन चुका है कि वो खुद खाना खरीद के खा सकता है। और यहाँ पर स्कूल की फेंसिंग से बाहर उसकी नजर पड़ती है ब्योंगचुल पर, और वो अपने नए दोस्तों पर एक बहाना मार के वहाँ से निकल लेता है और सीधा जाके मिलता है ब्योंगचुल से और उससे कहता है, अबे ब्योंगचुल साले, तू तो सस्पेंडेड है ना, तो आखिर यहाँ पर तू क्या करने आया है? मैं बस यहाँ बात करने आया हूँ। क्या तुमने बहुत सारे डाइस को जमा कर लिया? आखिर तुमने कौन सी स्किल को इम्प्रूव किया? अरे नहीं, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, मैंने तो बस थोड़े ही डाइस जमा किए हैं भाई। लेकिन क्या भाई तुझे सर्दी लग रही है? आखिर तू इतना बड़ा कोट पहनकर क्यों आया है? भाई तेरा हाथ तो ठीक है ना? अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस एक काम की बात काफी देर से पता चली जो कि सिस्टम एक्स के बारे में थी। क्या सच में? लेकिन तभी डोंगटे के नए दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या भाई आज तो गुटली मारने वाला है स्कूल में? लेकिन ब्योंगचुल काफी सफाई से उनसे दूर निकल लेता है और डोंगटे से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर वो लड़की डोंगटे से पूछती है, आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा था? ये तो स्कूल से सस्पेंडेड है ना? तो डोंगटे उससे कहता है, अरे ये तो बस यहाँ पर पास में टहलते हुए आया था, तो उसने सोचा कि स्कूल देखते हुए जाऊं। और यहाँ पर डोंगटे ब्योंगचुल को बाय करते हुए अपने नए दोस्तों के साथ निकल लेता है। और तभी ब्योंगचुल के मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन देखकर हम देखते हैं ब्योंगचुल की वो क्रीपी सी स्माइल, क्योंकि वो नोटिफिकेशन होती है सिस्टम एक्स की, जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या बिड़ू तेरे को नया क्वेस्ट चाहिए? तो ऑब्वियसली ताकत के भूखे ब्योंगचुल ने ओके किया होगा। तो वहीं पर दूसरे सीन में अपीयर होते हैं नए क्वेस्ट, जिसमें पहला क्वेस्ट होता है कि उसको छुपकर स्कूल के अंदर घुसना है, दूसरा क्वेस्ट होता है कि उसे गलती से क्लासरूम के अंदर पेट्रोल के कैन को गिरा देना है, और तीसरा क्वेस्ट होता है कि उसी जगह पर उसे गलती से वापस से लाइटर भी गिराना है। मतलब भाई सिस्टम यार कितना बड़ा मदरबोर्ड है, ये समझ जाओ। टाइबिन ऐसे ही वार्निंग देने नहीं आया था। और यहाँ पर शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 15 की, और हम देखते हैं स्कूल के बाहर का रात का सीन, जहाँ पर कुछ लड़कियां डरावनी बातें करते हुए एक दूसरे की खिंचाई करते हुए जा रही होती है। और यहाँ पर लिटरली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़कियां यहाँ पर रात में क्या करने को आई थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन झाड़ियों के पीछे से कोई मादर पप्पू इंसान इन लड़कियों को छुपकर देख रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं हमारा ब्योंगचुल है, जो ज्यादा डाइस को पाने के लिए क्वेस्ट पूरा करने के चक्कर में यहाँ पर आया है। और सच में यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्योंगचुल की सटक चुकी है, क्योंकि यार ये यहाँ पर लिटरली पेट्रोल का कैन लेकर आया है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की तरफ, जहाँ पर डोंगटे बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर साला ब्योंगचुल आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा था। क्या डाइस की वजह से सच में उसकी चक्री सचमुच में घूम चुकी है, या फिर ये कोई डाइस का साइड इफेक्ट है? और फिर डोंगटे ये सारी बातों के बारे में सिस्टम एक्स से बात करना चाहता होता है और कहता है, हे यो सिस्टम एक्स, जब मैंने ब्योंगचुल को डाइस दिया था तब तुमने ऐसा कहा था कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरा ये डिसीजन सही होगा? और सिस्टम एक्स कहता है कि आखिर साले तू कहना क्या चाहता है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगटे के फोन की स्क्रीन कुछ वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही है, और तभी डोंगटे के घर की बेल बजती है। आखिर साला इतनी रात को कौन आया है? और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्योंगचुल आया है और डोंगटे से कहता है, डोंगटे मेरा पूरा लेफ्ट आर्म वो डिफॉर्म हो रहा है, आखिर तुम क्या कहते हो उसके बारे में? और यहाँ पर डोंगटे के साथ साथ हम सबके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियलिटी नहीं बल्कि डोंगटे का ही एक सपना था। और इसी से परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि अब वो टेरेस पर जाकर थोड़ी ताजी हवा खाएगा। लेकिन तब उसकी नजर पड़ती है उसके फोन पर, जहाँ पर ब्योंगचुल का मैसेज आया हुआ होता है, और ये तब का मैसेज होता है जब से डोंगटे सो रहा होता है। और उस मैसेज में ब्योंगचुल ने लिखा होता है कि मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है डोंगटे, तू चौंकने वाला है, वैसी बात है। और इतने टाइम के बाद ब्योंगचुल का ऐसा मैसेज देखकर डोंगटे वैसे भी चौंक चुका होता है। और यहाँ पर से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल चुपके से स्कूल के अंदर घुस चुका होता है और अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है, ये पूरी की पूरी दुनिया साली जिंदा मशीन है, साला टेस्ट दो, एग्जाम दो, फिर वापस से टेस्ट दो, फिर स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर पैसा कमाओ, और ऐसे ही पूरी जिंदगी काम कर करके खुद ही मशीन बन जाओ। ये सारी चीजें बकवास है। ये डाइस ही एक ऐसी चीज है जो मुझे इस दुनिया से परे ले जा सकता है, और मुझे इसका सीक्रेट पता चल चुका है।
और मानवा के इस फ्रेम में हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने अपने ट्रिपल स्क्रीन मॉनिटर के अंदर कुछ तगड़ी रिसर्च करके रखी होती है, और वो भी इस सिस्टम वाले डाइस के बारे में। लेकिन फाइनली ब्योंगचुल रात को स्कूल के अंदर घुस चुका होता है, यहाँ तक कि वो अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर लेता है, जिसमें हम रात का समय भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही ब्योंगचुल का पहला क्वेस्ट पूरा हो जाता है, और यहाँ पर वो तुरंत ही डाइस को भी कलेक्ट कर लेता है। और अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेस्ट की, जहाँ पर उसको गलती से पूरा गैसोलीन का कैन गिराना होता है, और ब्योंगचुल ये कर ही रहा होता है। लेकिन तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये तो बाय मिस्टेक करने का था, आखिर मैं वो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर वापस से उसके मन में ख्याल आता है कि भाड़ में जाए, मैं आया है तो मैं करके जाएगा। लेकिन ये करने के लिए वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो तुरंत ही क्लासरूम का अलार्म बजने लगता है। और ये भड़मुंजी का इतने वक्त से स्कूल आ रहा था तो इसको पता भी नहीं है कि इसके क्लासरूम में अलार्म भी है। लेकिन इस अलार्म की आवाज से इसकी इतनी फट जाती है कि इसकी आवाज से उसके हाथ से वो पेट्रोल कैन नीचे गिर जाता है, और उसका दूसरा क्वेस्ट भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसको 7 और भी डाइस मिलते हैं। और यहाँ पर उसका एक ही क्वेस्ट अब बचा हुआ रहता है। लेकिन तब तक सिक्योरिटी वाले धीरे धीरे करके क्लासरूम की तरफ आ रहे होते हैं, जिसकी भनक ब्योंगचुल को भी हो जाती है। और वो अपने मन में कहता है अब मुझे कुछ जल्दी करना होगा, आखिर लाइटर कहाँ गया। और जल्दबाजी में वो लाइटर को जलाकर वहीं पर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने काफी स्मार्टली तरीके से जहाँ पर पेट्रोल डाला होता है वहाँ पर लाइटर नहीं फेंका होता, उसने किसी अलग ही जगह पर लाइटर को डाला होता है। अबे साले सिस्टम एक्स, मैंने तेरे सारे क्वेस्ट पूरे कर दिए हैं, अब मुझे रिवॉर्ड दे दे। तूने क्वेस्ट में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मुझे वहाँ पर आग लगानी होगी। तो सिस्टम एक्स कहता है हाँ बिड़ू, वैसे मैंने ये डायरेक्टली तो नहीं कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता। और क्या यहाँ पर हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ भी है कि तूने लाइटर सही से फेंका है कि नहीं। और हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स काफी नजदीक पहुंच चुके हैं क्लासरूम के। अबे साले जल्दी कर, मुझे मेरे डाइस दे दे। अबे यार अब तो मुझे डरा रहा है, बट कोई बात नहीं, ये ले, हमने आज के लिए बहुत खेल लिया। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल तुरंत ही वो डाइस लेकर क्लासरूम में से भगता हुआ बाहर निकल रहा होता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर फ्लैश मारकर उसको दूर से देख लेते हैं। लेकिन दूर से उसका चेहरा पहचान में नहीं आता, तो वो चिल्लाकर कहते हैं आखिर साले तू है कौन, वहीं के वहीं रुक जा। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल भागता हुआ स्कूल की दूसरी सीढ़ियों की तरफ चला जाता है। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है और उससे कहता है सरप्राइज मदरफकर। अब यहाँ पर दोनों तरफ से ब्योंगचुल की लग चुकी होती है, और वो अपने मन में कहता है आखिर साला मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और ऐसा बोलते हुए उसे जहाँ पर भी जगह दिख रही होती है वो वहाँ पर भाग रहा होता है, और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। मेरा एक हाथ बहुत पहले से ही डिसेबल हो चुका है, और मेरे पास अब इतना वक्त भी नहीं है कि मैं डाइस को रोल कर सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर पकड़ा भी तो नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहीं पर छुपना होगा। आखिर वो कहाँ पर गया, हमसे वो बॉट निकला है, क्या हमें स्कूल के रूफ की तलाशी लेनी चाहिए। और ऐसा बोलते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ती है एक वुमेन्स के रेस्टरूम की तरफ, जिसका दरवाजा खुला हुआ होता है। और वो धीरे धीरे करके वहाँ पर आगे बढ़ता है, और थोड़ा खोजने के बाद उसकी नजर पड़ती है वहाँ की खिड़की पर, जो कि खुली हुई होती है। और वो वहाँ से बाहर को झांकने लगता है। और यहाँ पर हम उसके साइड में ब्योंगचुल को भी देख सकते हैं, जो कि इसी खिड़की से बाहर निकलकर इस पाइप पे लटका हुआ है, और दुनिया भर के गोटे उसके मुंह में आ चुके हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड मस्त यहाँ पर बीड़ी पी रहा होता है। लेकिन तभी उसके बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे कहते हैं कि रूफ बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और अब यहाँ पर आसपास ही कुछ ढूंढो अगर तुमको कुछ मिलता है तो। और यहाँ पर उनको ये भी पता चल चुका होता है कि जो भी स्कूल के अंदर आया था वो उसको जलाने के पर्पस से आया था। और यहाँ पर ये वाला गार्ड यहाँ से निकल लेता है, लेकिन स्कूल की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए वो उस खिड़की को बंद कर देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की छत पर, जहाँ पर वो ताजी हवा खाने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पर उसके फोन में अचानक से सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन आते हैं, और वो देखता है कि ये एक तरह के क्वेस्ट ही है, जिसमें पहला क्वेस्ट होता है कि उसे भी छुपकर स्कूल के अंदर घुसना है, दूसरा क्वेस्ट होता है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड्स की बत्ती गुल करनी है, और आखिरी तीसरा क्वेस्ट ये होता है कि उसे स्कूल की मेन बिल्डिंग में घुसकर वहाँ पर 5th फ्लोर वाले वुमेन्स रेस्टरूम के अंदर जाना है और वहाँ की खिड़की को खोलना है। और ये सारे क्वेस्ट देखकर ब्योंगचुल कहता है आखिर साले ये कैसा क्वेस्ट है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं अगले दिन की सुबह का सीन, जहाँ पर हमारा लौंडा डोंगटे काफी जल्दी स्कूल जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि यार कल रात तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। एक तो साला वो फालतू सपने की वजह से मैं सो नहीं पाया,
और ऊपर से ये बहन का टका सिस्टम मेरे को क्वेस्ट दे रहा था रात को। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस वक्त रात को डोंगटे ने वो सारे क्वेस्ट पढ़ के डिक्लाइन कर दिए थे, लेकिन यार जब मैंने सुबह में देखा तो वो क्वेस्ट गायब ही हो गए। आखिर साला ये सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है। और ऐसा बोलते हुए उसे रास्ते में युंजू भी दिखाई देती है और हमारा आशिकावारा भगते हुए उसके पास पहुंच जाता है। हे युंजू, हाय, कैसी हो? डोंगटे, तुम काफी जल्दी आज स्कूल आ रहे हो। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वैसे युंजू, तुम भी काफी जल्दी स्कूल आती हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अरे नहीं, मैं तो बस कोरस प्रैक्टिस के लिए इतना कुछ करती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम तो एक बड़ी कंपटीशन में जाने वाली हो ना। और ऐसे ही ये लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ से काफी स्पीड में एम्बुलेंस भी गुजरती है, जिसके बारे में वो दोनों अनजान होते हैं। और यहाँ पर डोंगटे की बात के ऊपर रिएक्ट करते हुए युंजू उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कंपटीशन के बारे में कैसे पता? हाँ, मुझे तो टाइबिन ने बताया था। क्या सच में? और ऐसा ही बात करते हुए वो लोग काफी जल्दी स्कूल के गेट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गेट के अंदर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है, लेकिन गेट पर कोई भी टीचर खड़ा नहीं होता। और ये देखकर डोंगटे कहता है, आज टीचर गेट पर नहीं खड़े, क्या हम वाकई में स्कूल बहुत जल्दी आ चुके हैं? तो युंजू कहती है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हम कितनी भी जल्दी स्कूल में आ जाए, वो हमेशा यहीं पर रहते थे। वैसे डोंगटे, क्या तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कुछ तो अलग है। और हम देखते हैं कि टीचर चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से सारे बच्चों को भगा रहा होता है। सारे के सारे बच्चे क्लास में जाओ। क्या तुमको सुना ही नहीं दे रहा? अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। यहाँ पर ताकाझाकी करना बंद करो और निकलो यहाँ से। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे की नजर पड़ जाती है एम्बुलेंस के ऊपर। और अगले ही सीन में हम दूसरे दो लड़कों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा कि उसने ऊपर से छलांग लगा दी। और उन दोनों की ये बात डोंगटे और युंजू सुन रहे होते हैं। और उन दोनों को आसपास से और भी ज्यादा बातें सुनाई दे रही होती है, जिसमें कोई कहता है कि एक बंदा रात को स्कूल में आया था और फिर उसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया। और इसी खबर के फैलते पूरी स्कूल के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। और तभी युंजू डोंगटे के साइड से स्पीड में निकल लेती है, ये देखने कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके पीछे अपना लौंडा डोंगटे भी चला जाता है भीड़ से होता हुआ। अबे यार हटो सालो, मुझे जाने दो वहाँ पर। अबे धक्का मत दे मेरे को। और ऐसे करके आगे पहुँचते ही डोंगटे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और तभी युंजू पीछे से आकर उससे पूछती है, डोंगटे, आखिर यहाँ पर क्या बुरा हुआ है? और हम देखते हैं डोंगटे बिना कुछ बोले उदासी से अपना हाथ युंजू की आंखों के सामने लगा देता है। और युंजू उससे बोल रही होती है, डोंगटे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो अचानक से? मुझे बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? युंजू, चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और हम देखते हैं कि डोंगटे यहाँ पर काफी ज्यादा सहम चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से टपकने वाला और कोई नहीं बल्कि डोंगटे का दोस्त ब्योंगचुल है। और मैं यहाँ पर कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ कि क्रिएटर ने इस फ्रेम को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर हमें लिटरली वही सिनारियोस देखने को मिलते हैं जो रियल लाइफ में होता रहता है। कोई यहाँ पर टपक चुका है तो लोग भीड़ बनाकर उसे देख रहे हैं और अपने ही हिसाब से रूमर्स भी फैला रहे हैं। यहाँ तक कि लिटरली एक बंदा इसकी फोटोज भी ले रहा है सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए। और यही सारी चीज हम अब तक काफी सारी बार रियल लाइफ में भी देख चुके हैं। और यहाँ पर डोंगटे अपने मन में कहता है, ब्योंगचुल, आखिर क्या हुआ तेरे साथ भाई? तभी पीछे से कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि क्या वो रूफ पे चढ़ के ऊपर से कूदा है। आखिर हमें क्या पता यार, वैसे रूफ का दरवाजा तो लॉक ही होता है। और ये बात सुनकर डोंगटे की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है, एक मिनट, क्या ये 5th फ्लोर वाला वुमेन्स का रेस्ट रूम है जो क्वेस्ट मुझे मिला था? क्या आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? और सीन शिफ्ट होते हुए हम देखते हैं पिछली रात का सीन, जब सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चले जा चुके होते हैं और ब्योंगचुल लटकता हुआ वापस से बिल्डिंग में घुसने का स्ट्रगल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे विंडो तक पहुंच भी चुका होता है और वहां पर लटक भी रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी पकड़ छूट रही होती है, क्योंकि उसके एक हाथ की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी उसकी जेब में रखे हुए काफी सारे डाइस नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर डटा हुआ होता है और उसका हाथ धीरे धीरे अब जवाब देने लगता है। और एक मोमेंट पर आकर वो वहाँ से स्लिप हो जाता है। अब यहाँ पर एम्बुलेंस वाले उसकी बॉडी पर कपड़ा डाल चुके होते हैं और डोंगटे बिना किसी एक्सप्रेशन के युंजू से कहता है, युंजू, तुम सबसे पहले क्लास में जाओ। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल लेता है। मुझे बता साले बहन के टके सिस्टम एक्स,
आखिर ये सब हो क्या रहा है? आखिर ब्योंगचुल के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर सिस्टम जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ब्योंगचुल की ऐसी हालत देखने के बाद मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अपन लोग इसका कुछ नहीं कर सकते बिड़ू। ये सारा उसी ने अपने साथ किया है। वैसे मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और सिस्टम का ये जवाब देखकर डोंगटे का खून खौल चुका होता है और वो गुस्से में मन में कहता है, साला माधर, आखिर ब्योंगचुल अपने साथ ऐसा क्यों ही करेगा? सिस्टम, साले तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? और तभी डोंगटे को ये याद आता है कि लास्ट टाइम जब ब्योंगचुल उससे मिला था तो वो उससे कुछ बताने वाला था, जो बात सिस्टम एक्स के बारे में थी। आखिर वो कौन सी बात थी जो मुझे वो कहना चाहता था? लेकिन तभी डोंगटे के साथ साथ हम भी देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की को जमीन पर से एक डाइस पड़ा हुआ मिलता है। और ये देखकर डोंगटे तुरंत ही उसके पास जाता है कि तुम लोग अभी नए हो स्कूल में, लाओ इसे मुझे दे दो। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें ये क्यों दूं, क्योंकि ये तो मुझे मिला है। और यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं जिनके पास ये चीज है, बल्कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के पास ऐसी चीज है। क्या? और आसपास का नजारा देखकर डोंगटे के भी गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरली काफी सारे लोगों को डाइस मिल चुका होता है। और वहीं पर डोंगटे एक बंदे से उसे छीनने की कोशिश करता है और गलती से उस बंदे के हाथ से वो डाइस गिर जाता है और वहीं पर रोल हो जाता है। और यहाँ पर सिस्टम एक्स उस बंदे के मोबाइल में भी एंट्री मार चुका होता है। और फिर हम देखते हैं ब्योंगचुल के ऊपर से नीचे टपकने का सीन, जहाँ पर गिरते हुए ब्योंगचुल के सारे डाइस हवा में फैल चुके होते हैं और उसी के साथ जमीन पर गिरकर बिखर जाते हैं। और यहाँ पर ये डाइस मल्टीपल लोगों को मिल चुके होते हैं। और ये देखकर डोंगटे सिस्टम एक्स से कहता है, अबे साले, आखिर तू कुछ करता क्यों नहीं है? आखिर तू इसे रोक सकता है क्या? क्या ये ठीक है कि डाइस इतने सारे लोगों में फैल चुके हैं? तो सिस्टम उसे कहता है, आखिर मैं इन सारी चीजों को काय के लिए रोकूं? डोंगटे, जब तूने किसी को डाइस दिया था तो यही सोच कर दिया था ना कि उस भले इंसान की मदद हो जाएगी। तो सोच ले बिड़ू कि ये वही सिनेरियो है, जितने ज्यादा डाइसर होंगे उतनी ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। अबे साले, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे बिड़ू, क्या तेरे को ये चीज थोड़ी भी पसंद नहीं आई? इसकी वजह से तू ज्यादा लोगों की मदद कर पाएगा। वैसे मेरी तरफ से ये अच्छा वाला जवाब था जो मैंने तैयार किया था तेरे लिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पर और एक जोरदार जवाब है और वो मुझे उस बुक में से मिला है जो मैं रोज पढ़ता है। और यहाँ पर सिस्टम अपने तेवर बदल कर कहता है, ये कभी मत सोचना बिड़ू कि मैं इस दुनिया में शांति बहाल करने आया हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें हथियार देने आया हूँ। और यहाँ पर हम स्कूल के रूफटॉप पर देखते हैं टाइबीन को, जो गुस्से में डोंगटे की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पर डोंगटे और उसकी नजर एक हो जाती है और यहाँ पर ये ओपी चैप्टर एंड होता है। वेल, मुझे पता है कि तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन नहीं, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि डाइस का जो ये वाला चैप्टर है ना, वो इस पूरी स्टोरी लाइन पर काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। इसी वजह से मैंने इसे सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में आपको और भी ज्यादा तगड़ी बातें रिवील होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब सिस्टम अपने आप को काफी ज्यादा फैला चुका है। मल्टीपल डाइजर, मल्टीपल क्वेस्ट, और आपको मिलेगा अल्टीमेट अनलिमिटेड एक्सप्लेनेशन। लेकिन उसके लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।